हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉन्टिंग पॉडकास्ट में। मैं हूं राहुल। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। मैं आशा करता हूं ये दिवाली आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानियां शुरू करते हैं। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में 30 साल की श्रुति एक कॉरपोरेट ऑफिस की चमचमाती दीवारों के पीछे अपनी दुनिया में मस्त थी। प्रोफेशनल, आत्मनिर्भर और लॉजिकल माइंड वाली श्रुति उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो बिना प्रूफ के कही जाती हैं, जैसे धार्मिक बातें, कुंडली, ज्योतिष वगैरह। लेकिन उसके घर का माहौल इससे बिल्कुल उल्टा था। उसकी माँ देविका 55 की उम्र में भी परंपरा और धर्म में रची बसी महिला थी, और जब भी बात श्रुति की शादी की होती, देविका के माथे पर शिकन आ जाती थी। देविका की बहन दामिनी यानी श्रुति की मौसी परिवार में वैचारिक रूप से सबसे अलग थी। धार्मिक तो वो भी थी, लेकिन एक अजीब किस्म की भक्ति में लिप्त, जिसमें पंडित, तांत्रिक और तंत्र मंत्र का खेल चलता रहता था। और शायद सबसे बड़ा सच ये था कि वो अपनी बहन से मन ही मन जलती थी। लेकिन श्रुति को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्रुति अब 30 साल की हो चुकी थी। माँ बाप की चिंता और सामाजिक दबाव के बीच श्रुति आखिरकार शादी के लिए मान जाती है। एक सुलझा हुआ, शांत स्वभाव का लड़का उसे पसंद आता है। फैमिली भी अच्छी थी। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो जाती है। नई शुरुआत, नई उम्मीदें। शादी के बाद दोनों हनीमून पर जाते हैं, लेकिन लौटते वक्त रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। श्रुति के पति गाड़ी से बाहर चेक करने निकलते हैं, और तभी एक ट्रक सीधे उन्हें टक्कर मार देता है। उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसमें कुछ अजीब होता है। ट्रक की दिशा अचानक बदलती है, जैसे किसी ने उसे जानबूझ के मोड़ा हो। और जब सीसीटीवी का फुटेज जूम करके ध्यान से देखा जाता है तो ट्रक के फ्रंट सीट के बगल वाली सीट पर एक धुंधली सी काली परछाई दिखती है। अब शादी को कुछ ही महीने हुए थे और इतना बड़ा हादसा। इस हादसे के बाद श्रुति के अंदर सब कुछ टूट चुका था। फिर समय बीतता है। श्रुति वापस ऑफिस ज्वाइन कर लेती है, लेकिन अंदर से वो पहले जैसी नहीं रही। उसके दोस्त और परिवार बार बार कहते थे कि जिंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। माँ बाप भी समझाते थे, कहते हैं समय के साथ हर घाव भर जाते हैं। श्रुति भी धीरे धीरे मान जाती है। इस बार वो खुद अपनी प्रोफाइल बनाती है एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर। कई लड़कों का प्रोफाइल उसे दिखता है और उनमें से एक लड़का उसे पसंद आता है। करीब 2 हफ्तों तक दोनों की बातचीत चलती है। सब कुछ ठीक चलता है। फिर एक दिन कुछ हफ्तों बाद वो लड़का शादी से मना कर देता है। वो कहता है, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। मेरे परिवार ने कहा कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। उस एक लाइन ने जैसे श्रुति को झकझोर दिया। श्रुति को पहली बार गुस्सा और डर एक साथ महसूस हुआ। वो अपनी प्रोफाइल डिलीट कर देती है। अब शादी का ख्याल उसे अपशगुन जैसा लगने लगा था। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। श्रुति फिर से नॉर्मल होने की कोशिश करती है, लेकिन माँ बाप का दिल कहाँ मानता है। श्रुति की माँ देविका इस बार काफ़ी अच्छे से देखने के बाद, ज्योतिषियों से सलाह लेने के बाद एक रिश्ता लाती है। श्रुति माँ बाप की आंखों में चिंता, उनकी बढ़ती उम्र और थकान देखकर इस बार बिना ज़्यादा सवाल किए
शादी के लिए हाँ कर देती है। उसकी दोबारा शादी होती है। फिर 1 साल बाद ठीक पहली शादी की तरह कुछ होता है। इस बार उसका पति नींद में ही मर जाता है। डॉक्टर्स का कहना था ये एक साइलेंट हार्ट अटैक था, लेकिन उसके दूसरे पति का हाल कुछ अलग और अजीब था। उसका मुंह खुला था और आंखें बड़ी बड़ी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। इस दूसरी मौत के साथ अब श्रुति और उसके पेरेंट्स दुखी होने से ज़्यादा डरे हुए थे। और इसके बाद शुरू होता है पंडित, बाबाओं और ज्योतिषियों के चक्कर काटना। कोई कहता मांगलिक दोष है, कोई कहता काल सर्प है, तो कोई कहता महादशा है। अब आए दिन घर में हवन और पूजा पाठ होने लगे, लेकिन फिर भी श्रुति और उसके पेरेंट्स का मन शांत नहीं हो रहा था। 2 मौतें देखने के बाद कोई अनजान डर अब भी उनके अंदर था। ऐसे ही बाबाओं और ज्योतिषियों के चक्कर काटते उन्हें गुजरात के एक ज्योतिषी का पता चलता है, जो पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस थे। और अगले ही दिन वो तीनों गुजरात के लिए निकल जाते हैं। गुजरात में उन ज्योतिषी के पास जाते ही श्रुति और उसके पेरेंट्स ने सारी बात बताई। फिर उन ज्योतिषी ने श्रुति का एक नया कुंडली बनाया अपने कैलकुलेशन के हिसाब से, और कुंडली पढ़ते ही उनके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, ये कोई मांगलिक दोष नहीं, ये मृत्यु दोष है। ये लड़की जिससे भी प्रेम करेगी उसकी मौत तय है। यह सुन के श्रुति और उसके पेरेंट्स हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पूछा, ये किस कारण से हुआ? तो ज्योतिषी ने बताया, इस लड़की के जन्मदिन और तारीख के साथ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा, श्रुति तो नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी हमारे सामने, और हमें समय और तारीख अच्छे से याद है। इस पे ज्योतिषी ने कहा, लेकिन कुछ तो गलत है इस लड़की के साथ, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग एक काम करिए, मैं एक बाबा का पता देता हूँ वाराणसी में, आप उनके पास जाइए। लोग कहते हैं उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, कई सिद्धियाँ उन्होंने पूरी की हैं। आपके सवालों का जवाब और उपाय अब वो ही दे सकते हैं। इसके बाद श्रुति अपने पेरेंट्स के साथ वाराणसी के लिए निकल जाती है। वाराणसी पहुंच के एक आश्रम में उन्हें वो बाबा मिलते हैं। वहाँ उनके कुछ बोलने से पहले ही वो बाबा बोलते हैं कि उन्हें पता है श्रुति यहाँ क्यों आई है। ये सुनते ही श्रुति और उसके पेरेंट्स बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। फिर बाबा उन्हें बताते हैं कि श्रुति के जन्म के साथ ही उसके ऊपर रक्त बंधन छाया है। रक्त बंधन छाया में एक ही शरीर में 2 आत्माएं जन्म लेती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। जब श्रुति की माँ को 9 तारीख की रात में जब प्रसव पीड़ा हुई, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने में जानबूझ के देरी की गई, ताकि श्रुति अगली तारीख और दूसरे समय में जन्म ले। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद श्रुति के मौसा मौसी थे, क्योंकि उन्हें किसी तांत्रिक ने बताया था कि अगर श्रुति 9 तारीख को जन्म लेती है तो वो उनके बेटे की किस्मत खा जाएगी, जो कि सच नहीं था। वो तांत्रिक कोई ढोंगी था जो पैसों के लालच में श्रुति के मौसा मौसी को गुमराह कर रहा था। और जब श्रुति का जन्म 10 तारीख को हुआ तो ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति बदल गई थी, और इसी के साथ श्रुति रक्त बंधन छाया के साथ जन्मी। ये सुनते ही श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जब बचपन में खेल खेल में उसके कजिन ने कहा था कि वो बड़ा होकर श्रुति से शादी करेगा, तो उसी दिन वो बालकनी से गिर के मर गया था। और कॉलेज के दिनों में जो श्रुति का बॉयफ्रेंड था, वो भी एक दुर्घटना में मर गया था।
इसी के साथ बाबा ने कहा, इसका कोई उपाय नहीं है। बुरी आत्मा का जन्म श्रुति के शरीर के साथ ही हुआ है और उसे श्रुति से अलग नहीं किया जा सकता, और वो आत्मा श्रुति पे अपना हक समझती है और किसी को भी श्रुति के नज़दीक आने नहीं देगी। अब एक ही रास्ता है, श्रुति को प्रेम संबंधों से आजीवन दूर रहना होगा। इसके साथ ही बाबा ने एक बात और कही, ये जो कुछ भी है वो श्रुति के पिछले जन्मों का हिसाब है। पिछले जन्म में श्रुति ने शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्दों से रिश्ते बनाए थे, जिसका खामियाजा उसे इस जन्म में उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, इसमें अपनों ने ही श्रुति का बुरा चाहा और श्रुति के पिछले जन्मों के कर्म का हिसाब उसे इस जन्म में चुकाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं बुरे कामों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कर्म अपना हिसाब ले ही लेता है, फिर चाहे वो इस जन्म में हो या फिर किसी और जन्म में। अब आपको एक कन्फ्यूजन ज़रूर होगा कि कैसे कोई किसी की किस्मत बदल सकता है। तो मैं आपको रामायण का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब रावण के बेटे मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने सभी ग्रहों को आदेश दिया कि वो सब अपने उच्चतम स्थान में विराजमान हो, ताकि मेघनाद का जन्म अति उत्तम समय में हो। और वैसे भी मैंने पर्सनली खुद 2 ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें पेरेंट्स ज्योतिषियों और तांत्रिकों के झांसे में आके लालच में अपने बच्चे की प्री डिलीवरी करवाते हैं ऑपरेशन से, लेकिन ये चीज़ प्रकृति के नियम के विरुद्ध है और इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। साल 2000 के आसपास का समय था। लखनऊ जैसे बड़े शहर से एक छोटा सा परिवार चुनार नाम के गांव में शिफ्ट हुआ था। पिता का नाम दिवाकर, एक सरकारी कर्मचारी, माँ का नाम सुमित्रा, एक हाउसवाइफ, और उनकी 8 साल की बेटी शिवानी। शहर के चहल पहल से दूर दिवाकर का ट्रांसफ़र इस छोटे से गांव में हुआ था। चुनार एक छोटा लेकिन शांत गांव था। दिवाकर को रहने के लिए एक सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ, लेकिन ये कोई आम क्वार्टर नहीं था। ये एक बड़ा सा पुराना बंगला था। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी फाटक और अंदर जाते ही दोनों तरफ उगे हुए जंगली झाड़। आंगन के ठीक बीच में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, जो शायद कई सदियों से वहां खड़ा था। ये घर कई सालों से खाली था। कोई भी टिक नहीं पाया था ज़्यादा वक्त तक। कोई कहता था बिजली की लाइन खराब है, कोई कहता छत टपकती है, लेकिन दिवाकर और सुमित्रा ने एडजस्ट करना सीख लिया था, क्योंकि हर कुछ सालों में उनका ट्रांसफ़र होता रहता था। सुमित्रा ने भी ज़्यादा नहीं सोचा। उसे तो बस इतना अच्छा लगा कि घर बड़ा है, खुला है और शिवानी के खेलने के लिए ढेर सारी जगह है। शुरू के कुछ हफ्ते ठीक ठाक गुजरे, लेकिन एक दिन जब बारिश के बाद आंगन की मिट्टी गीली हो चुकी थी, तो शिवानी अकेले आंगन में खेल रही थी। वो गीली मिट्टी से कुछ बना रही थी, कुछ छोटा सा घर, कुछ बर्तन, वही जो बच्चे अक्सर करते हैं। और तभी उसके हाथ एक चीज़ से टकराए। उसने मिट्टी हटाई और वहाँ से निकली एक पुरानी आधी जली हुई कपड़े की गुड़िया। वो गुड़िया छोटी सी थी, हाथ से सिली हुई। उसकी आंखें, नाक, मुंह सब धागे से सील के बनाए गए थे। इसे देख शिवानी खुश हो गई। बिना डरे उसने उस गुड़िया को उठाया और प्यार से अपने गोद में रखा, और उसी पल नीम का वो पेड़ अचानक तेजी से हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सुमित्रा ने किचन की खिड़की से देखा, पर कुछ खास नजर नहीं आया। बस शिवानी खेलते हुए मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद शिवानी बदली बदली सी रहने लगी। जो बच्ची पहले बहुत बातूनी थी, वो अब ज़्यादातर वक्त चुप रहती। पहले वो रात में सोते वक्त माँ से कहानियाँ सुनती थी,
पर अब खुद कहानियां बनाती थी। अजीब नाम, अजीब जगहें और एक रानी नाम की दोस्त। जब सुमित्रा ने पूछा रानी कौन है, तो शिवानी ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरी गुड़िया है। वो पहले मेरी नहीं थी, पर अब है। वो कहती है मैं उसे घर वापस ले जाऊं। धीरे धीरे अब शिवानी की जुबान बदलने लगी। वो ऐसी भाषा में बोलने लगी जो किसी को समझ नहीं आती थी। सुमित्रा ने शुरू में सोचा कोई टीवी सीरियल का असर है, पर एक दिन जब उनके काम वाली बाई ने उसे गौर से सुना, तो उसने सुमित्रा से कहा, मेम साहब, ये तो अवधी और पंजाबी की पुरानी मिली जुली बोली है। मेरी नानी के ज़माने में ऐसी भाषा बोली जाती थी। इस छोटी बच्ची को ऐसी बोली कहाँ से आ जाएगी? अब इसके बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कभी कभी शिवानी खुद को फिरोज़ा कहने लगी थी और कभी कहती, वो मुझे जला रहे हैं, बचाओ मुझे माँ। रात में अब शिवानी नींद में बोलने लगी, वो भी उसी अजनबी जुबान में। कभी डर के मारे चिल्लाती, कभी हंसती, तो कभी दीवारों को घूरती रहती देर तक। एक बार सुमित्रा ने उसे रात के 3 बजे रसोई में खड़ा देखा, हाथ में गुड़िया लिए, और जब पूछा क्या कर रही हो, तो शिवानी बोली, मैं घर बना रही हूं, जैसा हमारा पहले था। अब सिर्फ शिवानी ही नहीं, घर भी बदलने लगा था। बंद कमरे से कभी किसी के रोने की आवाज़ आती, तो कभी ऐसा लगता जैसे आंगन में कोई चल रहा हो, लेकिन बाहर कोई नहीं होता था। दीवारों से अपने आप बिना कोई अगरबत्ती के राख गिरती थी। बंद कमरों से किसी के चलने की आहट आती, और उस गुड़िया को जहाँ भी रखो, वो अगली सुबह वापस शिवानी के बिस्तर पर बैठी मिलती। और कभी कभी तो बिना किसी वजह घर के पर्दों में, और कभी शिवानी के कपड़ों में अचानक अपने आप आग पकड़ लेती थी। अब दिवाकर और सुमित्रा के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी थीं कि सुमित्रा ठीक से शिवानी का ख्याल नहीं रख रही है। लेकिन जब एक रात खुद दिवाकर ने अपनी बेटी को नींद में रोते हुए कहते हुए सुना, अम्मी, वो आ गए हैं, मुझे बचा लो, तो दिवाकर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब शिवानी बस बेटी नहीं रही थी, वो किसी और की आवाज़ बन गई थी। वो अब नक्शे बनाने लगी पुराने गांव के पुराने नामों के साथ, और कभी कभी आईने में देखती और खुद से कहती, तेरा क्या कसूर था फिरोज़ा। इसके बाद दिवाकर ने कई लोगों से मदद मांगी, पंडित, मौलवी, तांत्रिक, सबसे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। दिवाकर और सुमित्रा को दिन ब दिन परेशान देख एक दिन काम वाली बाई बोली, लेकिन उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, साहब, मैं इसी गांव में पैदा हुई हूँ, यहीं पली बढ़ी हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये घर किसी फजील मियाँ का था। 1947 में जब बंटवारे के दंगे हुए थे, तो गांव के कई परिवारों के साथ उनका परिवार भी इसी घर में जला दिया गया था, और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, फिरोज़ा, उसे भी परिवार के साथ दंगाइयों ने जला दिया था। और कहते हैं तब से इस घर में कुछ है। साहब, आप इतने लोगों से मदद मांग चुके हैं, एक बार और कोशिश कर लीजिए। और उस काम वाली बाई ने एक नाम बताया, मौलवी नासिर, बहुत बुजुर्ग, करीब 70 की उम्र। एक वक्त पर बहुत नाम था उनका, पर अब लोग उन्हें भूल चुके थे, क्योंकि एक झाड़ फूक में एक बच्चा मर गया था। लोग कहते थे भूत नहीं गया, पर बच्चा चला गया। फिर दिवाकर और सुमित्रा ने देरी ना करते हुए मौलवी नासिर के पास गए। वहां उन्होंने सब कुछ बताया। मौलवी ने सुना, और फिर एक लंबा सन्नाटा। फिर वो बोले, फिरोज़ा मेरी चचेरी बहन थी,
बहुत गलत हुआ उसके साथ, लेकिन मैं शिवानी के साथ अब कुछ गलत नहीं होने दूंगा। फिर उन मौलवी को लेकर दिवाकर और सुमित्रा घर आए। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई धुआं नहीं किया, बस शिवानी और गुड़िया के सामने बैठकर आंसू भरी आंखों से बोले, फिरोजा मेरी बहन, हमें माफ करना, हम तुझे बचा नहीं पाए, तुझे मारा गया, तेरा घर छीना गया, लेकिन ये बच्ची शिवानी, इसका क्या कसूर, इसे क्यों जला रही हो तुम। और तभी घर का माहौल भारी हो गया। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी, जैसे पूरा घर कांपने लगा। अलग अलग कमरों से चीखने और रोने की आवाजें आने लगी, मगर मौलवी रुके नहीं। वो बोलते जा रहे थे, तेरे साथ जो हुआ वो सबने भुला दिया, लेकिन मैंने नहीं। तू मुझसे बात कर, अपनी आवाज दे, अपने आंसू दे, लेकिन किसी और की मासूमियत मत ले। तू मेरे साथ चल, मेरे घर चल, लेकिन इस बच्ची पे रहम कर। मौलवी के इतना कहते ही शिवानी जमीन पर गिर पड़ी। बेहोश थी पर जिंदा थी, और सबने देखा वो गुड़िया उसके हाथ से जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे काली पड़ने लगी और राख में बदल गई। इसके बाद मौलवी ने कहा, आप लोग इस गांव को छोड़ के कहीं और चले जाइए और कभी वापस मत आना। फिर अगले ही दिन सुमित्रा ने सामान पैक किया, शिवानी को लेकर कार में बैठी और जाते जाते एक आखिरी बार उस घर को देखा। वो नीम का पेड़, वो सूनी छत और वो कोना जहां शिवानी को वो गुड़िया मिली थी। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर एक धीमा सा शुक्रिया कहा, जो भी था, जो भी है, हमें माफ करना। वो कार में बैठकर निकलने लगे। तभी शिवानी ने कहा, मम्मी, रानी कहाँ है? सुमित्रा ने धीरे से कहा, वो वहीं रह गई बेटा, उसका घर अब यही है। शिवानी कुछ पल चुप रही, फिर कार की खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, लेकिन उसने कहा था वो मुझसे फिर से मिलेगी। गोरखपुर पहुंच के सुमित्रा ने चैन की सांस ली। सोची अब सब ठीक होगा, और शिवानी का एडमिशन पास के स्कूल में हो गया। शुरुआती दिनों में सब ठीक था। फिर एक शाम सुमित्रा ने देखा शिवानी अकेले में खेलते हुए कुछ गा रही थी, धीमे धीमे, बहुत पुराना सा गाना। नीले अंबर तले जलता था घर मेरा। सुमित्रा ने तुरंत पूछा, कहाँ सुना तूने ये? शिवानी ने कंधे उचका दिए और बोली, याद नहीं, शायद रानी ने सिखाया था। केरल की हरी भरी वादियां, नारियल के झुके पेड़ और पानी में बहती नाव, सब कुछ किसी रोमांटिक पोयम जैसा लगता है। लेकिन इस कहानी के आखिर में एक खूनी विराम है। अदिति और रोहन, दिल्ली का एक कपल, जो 6 साल की शादी के बाद पहली बार छुट्टियों में साथ निकले थे। रिश्ते में अब वो पहले जैसा रंग नहीं था, लेकिन दोनों ने तय किया कि इस बार सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। इसी सोच के साथ वो पहुंचे केरल के ओलिप्पी के बैक वाटर में, जहां उन्होंने एक खूबसूरत लकड़ी का हाउस बोट बुक किया, जो कि उन्हें काफ़ी सस्ते दाम पर मिल गया। 3 दिनों के लिए ना कोई मोबाइल नेटवर्क, ना इंटरनेट, बस पानी, चांदनी और दोनों एक दूसरे के साथ। हाउस बोट का कैप्टन अप्पू एक बूढ़ा लोकल आदमी था, खामोश, मगर उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा था। शाम को जब रोहन ने उससे पूछा, बोट इतनी सस्ती क्यों है, तो वो धीरे से डर के साथ बोला, साहब, इस नदी में एक यक्षी रहती है, कई लोग यहां से गायब हो चुके हैं। तभी अदिति ने हंसकर कहा, हॉरर टूरिज्म, चलो अच्छा है, मजा आएगा। लेकिन अप्पू थोड़ा सीरियस होके बोला, मैडम, यहां मजाक मत करना, यक्षी सच में है,
वो रूप बदल सकती है, किसी की भी शक्ल, किसी की भी आवाज़, और जब तक आप समझोगे बहुत देर हो चुकी होगी। इस बात पे रोहन ने हंसते हुए बियर की बोतल खोली और कहा, ठीक है, फिर हम भी देखेंगे तुम्हारी यक्षी को। लेकिन अप्पू ने बस एक बात कही, अगर रात को कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। अब रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। हाउस बोट के डेक पर रोहन और अदिति एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। रोहन ने कुछ ज़्यादा ही बियर पी लिया था। डिनर के बाद अदिति ने उसे केबिन में ले जाकर सुला दिया और वह खुद बोट के डेक पर आ जाती है, गहरे सोच में डूबे हुए कि इस रिलेशनशिप का वाकई कोई फ्यूचर है। अब ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं। रात के 2 बज जाते हैं और बोट के कैप्टन अप्पू का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। पहले वो चुपचाप सुनता है, सोने का नाटक करता है, क्योंकि उसे यक्षी के बारे में पता था। लेकिन बाहर से अदिति की आवाज़ आती है। वो कहती है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रोहन ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी है और उसकी तबीयत खराब हो रही है। प्लीज़ हेल्प। अब ये कंफर्म होते ही कि बाहर वाकई में अदिति है, अप्पू अपने केबिन का दरवाज़ा खोल देता है और बाहर खड़ी थी अदिति, एक रेड कलर की बेहद बोल्ड नाइट ड्रेस पहने हुए, आंखों में काजल, होठों पे लाली। उसके ऊपर से चांदनी की किरण जब उसके जिस्म पर गिर रही थी, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ये नज़ारा देख अप्पू उस पल में ही खो गया। तभी धीरे से कोयल जैसी मीठी आवाज में अदिति ने कहा, रोहन तो सो गया, अब सिर्फ हम दोनों हैं। और अदिति ने अप्पू के केबिन के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। और फिर करीब 1 घंटे बाद एक तेज चीख ने रोहन का सारा नशा एक झटके में उतार दिया। वो एकदम से बिस्तर से उठा और देखा अदिति वहां नहीं है। वो तुरंत बाहर की तरफ दौड़ा। अदिति डेक पर खड़ी थी। रोहन ने आवाज लगाई पीछे से, अदिति, तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? अदिति ने कुछ नहीं कहा, बस रोहन को अपनी ओर खींचा और किस करने लगी। अब बोट के डेक पर ही माहौल बनने लगा। तभी रोहन की नजर नीचे नदी के पानी में गई और वहां अदिति की लाश तैर रही थी। बस 1 सेकंड लगा रोहन को समझने में कि बोट वाली अदिति नहीं, यक्षी है। और जैसे ही रोहन ने अपना चेहरा बोट वाली अदिति की तरफ घुमाया, वो यक्षी अपने असली रूप में आ गई। खून भरी लाल आंखें, किसी वैम्पायर जैसे नुकीले दांत और पंजों जैसे नाखून। यक्षी ने कस के रोहन को पकड़ा, अपने दांत रोहन के गर्दन में धंसा दिए और उसे लेकर नदी में कूद गई। अगली सुबह वो हाउस बोट अपने आप ही नदी के बहाव के साथ बहते बहते पास के एक गांव के किनारे जाकर रुक गया। लोगों ने काफी देर इंतजार किया, लेकिन बोट से जब कोई बाहर नहीं आया तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। आधे घंटे बाद जब पुलिस वहां पहुंचकर बोट की तलाशी लेते हैं तो उन्हें बोट के कैप्टन अप्पू की आधी खाई लाश उसके केबिन के अंदर मिलती है और अदिति और रोहन का कोई नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अपने फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ प्यार बांटिए, खुश रहिए। अब अलविदा, फिर मिलते हैं।